आज छत्रपती शिवाजी महाराज स्टडी सेंटर मालगाव मध्ये आलेले जे सगळे छात्र आहेत, मुला मुली आणि मंचावर मौजूद जे पे बॅक टू द सोसायटी या सोसायटीचे जे अध्यक्ष आहे, आजचे जे मार्गदर्शक आहे, अन्य अतिथी आहे, तुम्ही सगळ्यांचं मी आज या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि आता आजचा जे विषय मला दिलेला आहे ते यूपीएससी आणि एमपीएससी ची जे परीक्षा है त्याच्यावर दिलेला है. और उस पर बोलने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आज मालगांव में जो ये स्टडी सेंटर बनाया गया है, आप लोग 40 गांव से अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं. आप लोग में से जब कोई स्टूडेंट यूपीएससी में सेलेक्ट होता है या एमपीएससी में सेलेक्ट होता है तो सही मायने में लोकतंत्र की विजय होती है. नहीं तो देखा जाता है कि बड़े बड़े महानगरों में से या दिल्ली में से, दिल्ली में रहने वाले लोग, पुणे में रहने वाले लोग, वही पे पले बड़े लोग, वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं ज्यादातर. तब ऐसा मन में ऐसा लगता है कि शायद एग्जाम कोई हायर क्लास के लिए है या अर्बन क्लास के लिए है, या ज्यादातर देखा जाता है कि आईआईटी कानपुर में से पढ़े तो आईआईटी कानपुर में से ही सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी की वो सब सेलेक्ट हो गए, ये किसी आईआईटी बॉम्बे में सेलेक्ट हो गए. लेकिन जब गांव-गांव से लोग ज्यादा सेलेक्ट होते हैं तब सही मायने में जो हमारा लोकतंत्र है और जो यूपीएससी का जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरी संस्था बनाई गई है, हमारे संविधान में ही संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किया गया है, तब उसमें विश्वास और ज्यादा बढ़ता है. आज यहाँ पर मुझे निमंत्रण किया गया, बोलने का अवसर दिया, लेकिन मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया और 40 अलग अलग विलेजेस से छात्र यहाँ पर आए हैं. अगर आप लोगों को मैं किसी भी अपनी बातों से अगर छू पाऊंगा, टच कर पाऊंगा और कोई आपके अंदर परिश्रम करने के लिए मोटिवेट कर पाऊंगा और आप में से अगर स्टूडेंट आगे जाके सेलेक्ट होते हैं तो मुझे बहुत ही खुशनसीबी महसूस होगी और मुझे लगेगा कि जैसे सोसाइटी का नाम है पे बैक टू द सोसाइटी, तो मैं भी समाज को कुछ पे बैक करूंगा अगर आप में से लोग सेलेक्ट होते हैं. तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसको हम लोग यूपीएससी कहते हैं, हर साल आप लोगों को, बहुत लोग को पता होगा कि हर साल ये एग्जाम लेता है, जिसमें कुल मिला के 23 सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, जो कि ऑल इंडिया सर्विस है और सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इस प्रकार की सर्विसेज कुल मिला के टोटल 23 सर्विस होती है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के अलावा इंडियन रेलवे सर्विसेज, अकाउंट सर्विसेज, इस प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज होती है. उसके अलावा यूपीएससी एक और भी एग्जाम लेता है, ऐसे तो बहुत सारे लेता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसमें एक और जो एग्जाम लेता है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का लेता है, जो कि इससे अलग रहता है, जिसमें भारतीय वन सेवा के लिए भर्ती होती है. उसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम लेते हैं. डिफेंस, सिविल डिफेंस सर्विस यूपीएससी लेता है, जिसमें आर्मी के लिए भर्ती होती है, और क्या कहते हैं मेडिकल के लिए लेता है. तो ऐसे बहुत सारे लेते हैं, लेकिन इसमें से जो दो इंपॉर्टेंट है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन है. इसमें 3 लेवल पर एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू. और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का जो पूरा सफर रहता है वो पूरा साल भर चलता है, पूरा 12 महीने या 11 से 12 महीने उसमें कवर हो जाते हैं. यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में कहा जाता है कि सबसे मुश्किल एग्जाम है दुनिया का, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको देने वाले 8 लाख से 10 लाख स्टूडेंट हर साल एग्जामिनेशन देते हैं. फिर सेलेक्ट होते होते पहले प्रीलिम्स में 8 लाख में से 10 लाख में से कुछ
10,000 से लेकर 14,000 बच्चे प्रीलिम्स को सेलेक्ट होते हैं। फिर मेंस एग्जाम जब वो 14,000 बच्चे देते हैं तो उसमें से कुछ 3 से 4,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और फिर उसके बाद जो फाइनल एग्जामिनेशन रहता है, जो इंटरव्यू का रहता है, उसमें अराउंड 700 से 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से भी जो IAS IPS रहते हैं वो पहले 200 में से रहते हैं और उसमें से भी 50% आरक्षित रहता है। इसका मतलब 100 से लेके 150 बच्चे फाइनली सेलेक्ट होते हैं। इसमें जैसे कि इसमें कंपटीशन ज्यादा रहता है, 10 लाख में से आखिरी में 100-150 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन हमको ये भी समझना है कि जो भी चीज मूल्यवान है वो आसानी से नहीं मिलती, वो तो कंपटीशन के बाद ही मिलेगी। और जो चीज आसानी से मिल जाती है वो मूल्यवान नहीं है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं ये समझने के लिए कि यूपीएससी किस प्रकार से क्वालिफाई करना चाहिए, उसके लिए किस प्रकार से परिश्रम करना चाहिए। तो परिश्रम करते समय जो पहली चीज है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए, वो ये जानना है कि यूपीएससी असली में क्या चीज है और उसकी तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा। या फिर मैं अगर सही शब्दों में बोलूं तो आपको ये पूरा जो सफर है यूपीएससी का क्लियर करने का, वो आपको अपने दिमाग में कम से कम एक बार सोचना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है। और तकलीफ इसमें यह रहती है कि क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है और सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस ज्यादा है, साथ में सिलेबस अनडिफाइंड है, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मन में कभी एक बाउंड्री बनाते ही नहीं है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और कब तक पढ़ना है। उनको ये लगता है कि कभी कोई ना कोई रास्ते में चलते चलते, सफर में चलते चलते कोई उनको गाइड करता रहेगा, कोई उनको बताते रहेगा और उनके बताने पर और उनके मार्गदर्शन पे ही इनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि सामने जो खड़ा है वो एक चट्टान है और चट्टान को जब अगर आपको पार करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे कैसे करके हमें पार करना है। आप चट्टान में जब चढ़ रहे हैं तो हर मोड़ पे आपको कोई नहीं बताएगा कि अब आपने इधर जाना है, अभी इधर जाना है, अभी उधर जाना है। आप जब शुरुआत कर रहे हैं तभी आपने पूरे दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो मिसगाइड हो जाते हैं, वह डिपेंड रहते हैं किसी गाइड के ऊपर, किसी टीचर के ऊपर, जो बार बार उनको बताएगा कि अब ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ लो, ज्योग्राफी का ये चैप्टर पढ़ लो। ज्यादातर स्टूडेंट तो यही कोशिश करते हैं कि वो स्पून फीडिंग हो जाए। तो ये मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि स्पून फीडिंग वाला एग्जामिनेशन यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, आप लोगों के पास एक मौका है सेल्फ स्टडी करने का। हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हमारे शहर में कोई क्लासेस नहीं है, कोई बड़ी कोचिंग नहीं है, इसको हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं। मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ। अगर हमारे पास कोई क्लासेस नहीं है, कोई मटेरियल हमको आसानी से नहीं मिल रहा, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इसको सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। और खुद से पढ़ने का जो फायदा है वो इतना ज्यादा है कि जो दूसरा स्टूडेंट 3 साल या 4 साल में करेगा वो आप 1 साल में कर सकते हैं। क्योंकि खुद से जब आप पढ़ते हैं तब आपके दिमाग में वो बात नए तरीके से आपके दिमाग में बैठती है, कोई आपके स्पून फीडिंग नहीं कर रहा है। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एग्जाम टफ रहता है और टफ रहने के लिए सबसे पहले, टफ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जरूरत है कि आप इस चीज को समझे कि आपको करना क्या है और उससे करें। ऑफ कोर्स आपको मार्गदर्शक बहुत सारे मिलेंगे। आज मैं भी एक तरीके से आपको मार्गदर्शन ही कर रहा हूं। ऐसे आपको लोगों की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं। अभी जैसे मैं आपको बताऊंगा वो आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन जहां पर आप स्पून फीडिंग में आ जाएंगे कि हर चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, हर पेज आपको पढ़ाया जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी
इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता जो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है, और कोई भी ऐसी गारंटी नहीं ले सकता कि जो उसने पढ़ाया है वही एग्जाम में आएगा। और इस ऐसी गारंटी कि जो उसने पढ़ाया है वही एग्जाम में आएगा, ऐसी गारंटी आप खुद के लिए ले सकते हैं, अपने आप के लिए ले सकते हैं, और वो तभी होगा जब आपने खुद से पढ़ा है। तो किस प्रकार से पढ़ना है आपको, तो वो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपने सिलेबस देखना चाहिए। अब यहाँ पर लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्जाम दिया है एक बार। आप में से कोई आपने दिया है? अच्छा, तो जिन्होंने एग्जाम दिया है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस पढ़ा है पूरा? सिलेबस पूरा आपको याद है? आप बताइए। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ते हैं कि सिलेबस में क्या लिखा और क्या नहीं? हेलो, बताइए। हाँ सर। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, हाँ, सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ते हैं? हाँ सर। ठीक है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। सिलेबस A to Z आपको पता होना चाहिए, और क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो सिलेबस आपको बार बार देखना पड़ेगा। और सिलेबस को जब आप देखते हैं तो सिलेबस को देखने के बाद आपने जो किताबें आपको पढ़नी है वो आपने एक बार डिसाइड कर लेनी चाहिए। हर सिलेबस मतलब आपको जो टॉपिक वाइज कि कौन से टॉपिक को आपको कौन सी किताब से और कौन से किताब के कौन से पेज नंबर क्या से क्या तक आपको पढ़ना है, ये एक बार आपने डिसाइड कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद आपने उसी को फिर फॉलो करना चाहिए। और इसका जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जो भी किताब आपने डिसाइड की है वो प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले आपने कम से कम 4 बार पढ़ना चाहिए उसको, एक बुक को, और 4 बार उसको एक बार पढ़ना चाहिए, 3 बार उसको रिवाइज करना चाहिए। उसका कारण भी एक है कि जब भी हम लोग यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को उसको मेमोराइज करने की आदत है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कैसे भी करके अपने मेमोराइज कर लें, उसको रट लें। लेकिन एक्चुअल में जब इसका सिलेबस आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो मेमोराइज करने का कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि जो मेमोराइज आप कर रहे हैं वो आपको याद रहने वाला नहीं है, इसलिए इसको 4 बार पढ़ना पड़ता है। 4 बार इसलिए पढ़ना पड़ता है कि तो जब आप पहले पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, जब आप सेकंड टाइम पढ़ेंगे तो फर्दर उसका समझ में आएगा, और ऐसे ही करके तीसरी बार और चौथी बार जब आप पढ़ेंगे तब आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। आपको याद तो तब भी नहीं रहने वाला। आपको जो भी सिलेबस के जो भी कोर्स है, जो भी किताब में लिखा है वो याद नहीं रहेगा। आपको वो समझ में अगर आ गया तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसका दूसरा साइड ये भी है कि अगर आपने उसको याद करने की कोशिश की तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। और एक और पॉजिटिव साइड ये भी है कि आपको याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे याद नहीं हो रहा है, या फिर मेरे साथ वाले को मेरे से ज्यादा याद हो जाता है तो वो मेरे से अच्छा स्टूडेंट है। उसका उल्टा है, जिसको ज्यादा याद हो रहा है वो उसको आखिरी में याद नहीं रहने वाला, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको केवल उसको एक बार प्लेन रीडिंग करना है, समझना है, और समझने के लिए आपको पूरा प्रयास करना है। कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के लिए आपको इंटरनेट का भी यूज करना पड़ सकता है, किसी से पूछना भी पड़ सकता है, कोई दूसरी किताब भी खोलनी पड़ सकती है, लेकिन समझने के लिए आपको पूरा प्रयास करना है। लेकिन उसको याद करने के लिए प्रयास नहीं करना है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको उसको दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे साइकिल में उसको पढ़ते जाना। मतलब एक बार आपने पूरा कोर्स कर लिया फिर दोबारा से, तो इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जाम देना है तो फिर आपको अगर 4 बार प्रीलिम्स से पहले पूरा कोर्स पढ़ना है तो वो कैसे आप पढ़ेंगे? 6 महीने में पहले पढ़ना है, फिर 3 महीने में पढ़ना है, फिर 2 महीने में पढ़ना है, तो वो आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा।
और वो प्लान आपका कैसे पूरा होगा, तो उसको करने के लिए आपको डेली का भी प्लान करना पड़ेगा। और डेली के प्लान में बहुत जरूरी है कि आप लोग एक रात पहले ये निश्चित करें कि कल के दिन मुझे क्या पढ़ना है। और उसमें भी आप, जो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग एक दिन को 3-3 घंटे के पार्ट में डिवाइड कीजिए। अगर आप 10 घंटे 11 घंटे पढ़ते हैं तो 3-3 घंटे के पार्ट में डिवाइड कीजिए, जिसमें आप पहले 3 घंटे, अगर आप सुबह से पढ़ना चालू करते हैं 6 बजे से, तो 6 से 9 आपको कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 10 से लेके 1 आपको कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, 2 से लेके 5 कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो ये आप लोग एक दिन पहले ही डिसाइड कीजिए और फिर उसको आप लोग फॉलो कीजिए। और इससे फायदा ये होगा कि आपका कोर्स कंप्लीट होगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप सोचते हैं कि चलता है, जिसका एटीट्यूड होता है कि देखा जाएगा चलता है, तो वो जो चलता है वाला एटीट्यूड होता है, उसमें बच्चे क्या करते हैं कि कल सुबह देखा जाएगा क्या पढ़ना है। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलिए आज मन किया तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री जब वो खोलते हैं तो शायद वो शाम तक भी वो जो सिलेबस, एक हिस्ट्री में मान लीजिए वो मुगल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सुबह से लेकर रात तक भी कंप्लीट नहीं हो पाए। लेकिन वो बच्चा जो एक दिन पहले सोचेगा कि कल सुबह 6 से 9 मुझे मुगल का हिस्ट्री पढ़ना है या जो भी चैप्टर पढ़ना है, तो वो 6 से 9 में कंप्लीट भी करेगा। और जो ये सोचेगा कि कल देखा जाएगा और देखा जाएगा, वो किताब को खोल के बैठेगा, तो उसका कंसंट्रेशन पावर इतना कम होगा कि वो रात तक भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें खुद को टारगेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये एग्जाम माइलस्टोन जो क्वालिफाई करना है, तो हमने कुछ छोटे छोटे माइलस्टोन रखने बहुत जरूरी है। और छोटे छोटे माइलस्टोन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक दिन के माइलस्टोन की आपको 3 घंटे में क्या करना है। आपको खुद को ही प्रेशराइज करना पड़ेगा, खुद को ही टारगेट देना पड़ेगा। अगर मैं खुद को टारगेट देता हूं कि मुझे 3 घंटे में कोई, फॉर एग्जाम्पल अकबर का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना है, तो मैं 3 घंटे में उसको पढ़ूंगा। जब मैं खुद को टारगेट ही नहीं दूंगा, मैं टारगेट ही नहीं दूंगा कि 3 घंटे में पढ़ना है, तो वो पता नहीं, हो सकता है वो 12, 13, 14 घंटे, 24 घंटे या 4 दिन में भी खत्म नहीं हो। लेकिन टारगेट दिया तो वो खत्म होगा। और इस तरीके से अगर मैं टारगेट दूंगा 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का, तो करते करते जो मुझे सिलेबस 4 बार कंप्लीट करना है, वो तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो फिर एक बार भी नहीं होता। और दूसरी बात है कि जब आप खुद को टारगेट देते हैं तो आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाते हैं। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट 3 घंटे में एक टॉपिक पढ़ने की कोशिश करता है एक जगह बैठकर, यहाँ पर आप लोगों के लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई है, आप लोगों के लिए स्टडी सेंटर भी है, तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो लाइब्रेरी है, जो स्टडी सेंटर है, वहां पे अगर आप सुबह 6 बजे से पढ़ रहे हैं और 6 से 9 टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो कृपया करके लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है, उसकी तरफ मत देखना। आपने सोचा कि मुझे 6 से 9 ये पढ़ना है, तो केवल वही पढ़ना और उसको पूरा करना। ये कोशिश मत करना कि दूसरा क्या पढ़ रहा है या मोबाइल पे क्या आ रहा है या क्या अपडेट आ रहा है। आप जब जो टारगेट दे रहे हैं उसमें आप लोग पढ़ाई कीजिए, उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते मेडिटेशन भी करें, योगा भी करें। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोग रनिंग वगैरह करने चाहिए थोड़ा बहुत, अगर 5-10 मिनट मिल जाए तो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। आपकी कंसंट्रेशन पावर एग्जाम की तैयारी करने से ही बढ़ जाएगी अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं। तो एग्जाम की तैयारी इस तरीके से कीजिए कि एग्जाम की तैयारी करते करते ही कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारी हिंदू संस्कृति में एक जो बात कही गई है, वो कही गई है कि वर्क इज वर्शिप। तो वर्क इज वर्शिप का मतलब क्या होता है? जो कर रहे हैं वही सब कुछ है, और जो बाकी जो भी चीजें करेंगे सब उसी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हमें अभी काम करना है, अभी पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई करने के बाद
हम लोग वर्शिप करेंगे या पढ़ाई करने के बाद हम लोग कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं। पूरा 24 घंटे में हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसी चीज के लिए है कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है। तो मैं रनिंग भी कर रहा हूँ तो मैं आईएएस क्वालिफाई करने के लिए कर रहा हूँ, तो योगा भी कर रहे हैं तो आईएएस क्वालिफाई करने के लिए कर रहा है, मेडिटेशन भी कर रहा है तो उसी के लिए कर रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी तैयारी इस प्रकार से कीजिए कि तैयारी करते करते कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। तो वो कैसे बढ़ेगी? तो आप लोग जो आप अपने आप को टाइम दीजिए कि 3 घंटे में मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं और उसको पूरा कीजिए। और जब शाम हो जाती है तो आप अपने आप से ये पूछिए भी कि मैंने क्या पढ़ा। ये पूरा प्रोसेस आपका अकेले का है, आइसोलेटेड प्रोसेस है, इसमें कोई आदमी नहीं आ रहा अभी, आप ही हैं और आप ही खुद को बता रहे हैं, खुद ही पढ़ भी रहे हैं, खुद ही को बता भी रहे हैं कि मैंने किया कि नहीं किया। आप खुद से पूछिए कि मैंने ये चीज की कि नहीं की। आप खुद से सोचिए कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा, 10-15 मिनट रात में सोते समय कि क्या क्या पढ़ा और क्या क्या छूट गया। खुद ही को फीडबैक दीजिए कि अगले दिन क्या करने से वो बेटर हो जाएगा। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ेगी, कोर्स भी टाइम पे कंप्लीट होगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते 2 महीना 3 महीना फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों डिमोटिवेट होते हैं? क्योंकि उनको डायरेक्शन नहीं दिखता क्या पढ़ना है, वो सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो फिर ये डिमोटिवेशन उनको फिर पूना और दिल्ली ले जाता है कि यहाँ डिमोटिवेटेड है तो पूना में जाके हो सकता है मोटिवेट हो जाए, ये दिल्ली में हो सकता है मोटिवेट हो जाए। लेकिन यूपीएससी को नहीं चाहिए कि आप दिल्ली जाए या पूना जाए। यूपीएससी को तो आपका एग्जाम चाहिए, आप एग्जाम में क्या लिख रहे हैं उसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको अपना 1 साल निकालना है पढ़ते पढ़ते। तो 1 साल निकालना है तो पूरे उत्साह के साथ निकालना है, मोटिवेशन के साथ निकालना है। तो मोटिवेट कैसे रहेंगे? तो मोटिवेट तभी रहेंगे जब खुद को दिया हुआ टारगेट आप पूरा करेंगे। और आपको ये चीज जब समझ में आने लग जाएगी कि जब आप रोज का टारगेट पूरा करते हैं तो आप आखिरी का जो एग्जाम क्वालिफाई करने का टारगेट है वो भी पूरा करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग किताब फाइनल कीजिए। तो किताब को आप लोग दिन में 4 बार डिवाइड करके, दिन को 4 भाग में डिवाइड करके आप पढ़िए। और पढ़ते समय मोबाइल फोन, किसी से बातचीत करना, ये सब चीजें मत कीजिए। पढ़ने के बाद कीजिए। जब मान लीजिए 6 से 9 पढ़ रहे हैं और 9 से 10 अगर आप ब्रेक लेते हैं, उसमें जो भी मैसेजेस आए हैं वो कर लीजिए। या मैं तो कहूँगा किसी को रिप्लाई मत कीजिए, 1 साल किसी से बात ही मत कीजिए। और उसके बाद 2 किताबें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको पढ़े बिना एग्जाम देने चले जाते हैं। उसमें से पहली किताब है इंडिया बुक, जो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। इंडिया बुक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की है, और दूसरी इकोनॉमिक सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। 1950 में भी जब स्टूडेंट 1950-1960 में भी जब जो स्टूडेंट सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई करते थे तो ये दोनों बुक पढ़ के जाते थे। और आज भी जो लोग क्वालिफाई करते हैं पढ़ के जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं पढ़ते और उसके बाद उम्मीद रखते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो भी किताब आप फाइनल करें, लेकिन ये 2 किताब आप लोग जरूर पढ़ें। उसमें इंडिया बुक है और इकोनॉमिक सर्वे है, और इसको भी आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें से प्रीलिम्स का 60% पेपर आता है। अभी कुछ 15-20 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, उन्होंने अटेम्प्ट दिया, नागपुर में तो तैयारी कर रहे थे, रहने वाले भंडारा, नहीं पुणे में तो तैयारी कर रहे थे, रहने वाले भंडारा के। तो बोले मैंने बहुत मेहनत की और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ प्रीलिम्स में। मैंने पूछा था आपसे क्या गलती हो गई, आप बताओ। तो आप मिसगाइड देखिए, आप देखिए कि लोगों को इंट्रोस्पेक्शन कितना कम है। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या कमी रह गई, तो उनको कमी नहीं पता थी क्या रह गई। उन्होंने बोला नहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं थी, एग्जाम बस किस्मत खराब थी। तो मैंने पूछा आपने इंडिया बुक पढ़ी क्या? तो बोले नहीं। मेरा इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा? तो बोले नहीं। फिर मैंने पूछा कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था क्या डेली? तो बोले नहीं। मैंने बोला था आपने तो कुछ किया ही नहीं, फिर आप सिलेक्शन कैसे हो जाएगा आपका? तो बोले मेरे को समय नहीं मिला, क्लासेस चलते रहे, मैं सुबह से लेकर शाम, मेरे को समय नहीं मिला। तो मैंने आप करने क्या गए थे, समय खराब करने गए थे क्या वहां पे पूना में?
ये सब तो आप यहाँ टाइम पास ही करना था, तो आप भंडारा में अपने घर में बैठ के टाइम पास कर लेते एक साल। अगर पुणे जाके टाइम पास करना था तो यही टाइम पास कर लेते, कुछ एंजॉय भी करते। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक है वो करना बहुत जरूरी है और खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। आप क्या गलती कर रहे हैं ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि भाई ये मेरे को क्वालिफाई करना है तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी, तब मैं उस लेवल पर पहुंच पाऊंगा कि ये क्वालिफाई होगा एग्जाम। गलती से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, कि चमत्कार का एग्जाम नहीं है, ये मेहनत का एग्जाम है। तो कोई चमत्कार अगर आप किसी से हो भी गया हो तो उसकी तरफ मत देखिए। जो 99% लोग जो तैयारी करके सेलेक्ट होते हैं उसकी तरफ देखिए। जो एक आधे से चमत्कार हो गया उसकी तरफ मत देखिए। तो उसमें आपको जैसे मैंने बताया इंडिया बुक, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना बहुत जरूरी है और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। बाकी उसके अलावा जो भी किताब आप सेलेक्ट करेंगे वो आप कीजिए। और न्यूज़पेपर आपको कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ते समय जो सिलेबस है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और न्यूज़पेपर भी आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 1.5 घंटे तक कंप्लीट करना है। 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने वाला कार्यक्रम मत रखिए, क्योंकि उससे भी कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो सिलेबस है वो ध्यान में रखिए और सिलेबस में जो चीज है और उस चीज के ऊपर अगर न्यूज़पेपर में बात हुई है तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज एग्जाम में आ सकती है। जैसे कि न्यूज सिलेबस में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पेपर 2 में, तो और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कोई बातचीत होती है, अभी महाराष्ट्र सरकार की सब इतनी चर्चाएं चली, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में गया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसके ऊपर कोई डिसीजन देता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपके न्यूज़पेपर का पार्ट है। लेकिन पॉलिटिक्स हो गया, प्राइवेट इकोनॉमी हो गया, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो चीजें आप न्यूज़पेपर से हटाते जा सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में आप इस तरीके से पढ़िए कि जो चीजें आपके सिलेबस में है वो इंपॉर्टेंट है और उसको आप लोग अंडरलाइन करके उसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको इंटरनेट से देख के उसका और नोट्स बना के वहां पे अटैच करके उसका पूरा आपको नोट्स बनाना है। नोट्स अगर आप हाथ से लिखते हैं तो समय लगेगा, और हाथ से नहीं लिखना है तो उसी को कटिंग करके, उसी आर्टिकल की कटिंग करके आपने उसकी फाइल बनानी चाहिए। और फाइल बनाते समय अलग अलग न्यूज अलग अलग फाइल में बनानी चाहिए, जैसे कि हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, साइंस की अलग, इंटरनेशनल रिलेशन की अलग। इस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर की अलग अलग आपने फाइल बनानी चाहिए। और आपकी जो करंट अफेयर जो आपने बनाई है ये न्यूज़पेपर पढ़ के, ये जो नोट बनाए हैं, इसको हर 15 दिन में एटलीस्ट आपने रिवाइज करना चाहिए। मतलब जब आप शुरू कर रहे हो तो पहले 15 दिन का रिवीजन, फिर 1 महीना हो जाए तो 1 महीने का रिवीजन, 1.5 महीना हो जाए 1.5 महीने का रिवीजन। ऐसे करते करते जब आप प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो मान लीजिए 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो 1 साल का रिवीजन आप करके जाएंगे। और ये रिवीजन कितनी बार हो जाएगा? 24 बार। अगर आप 15-15 दिन में कर रहे हैं तो 12 महीने का। जो पहली बार जो आपने पढ़ा होगा वो तो 24th टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, तो आपके दिमाग में पूरा बैठा हुआ होगा कि आपने क्या पढ़ा था। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी न्यूज आती है वो न्यूज रिपीट होके आती है। जो भी हमारे हैपनिंग्स हैं, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द चल रही हैं वो रिपीट होती रहती है। कभी यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे, कभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस जाएंगे, कभी वहां के सेक्रेटरी इंडिया आएंगे, कभी कोई G7 G8 पे डिस्कशन हो जाएगा इंडिया यूएस रिलेशन पे। लेकिन वो जो भी डिस्कशन है वो सब एक ही प्रकार का रहता है, एक कड़ी से कड़ी जुड़ा रहता है। और अगर आप नोट्स बना के पढ़ेंगे और उसको 15-15 दिन में रिवाइज करेंगे पूरा, तो पूरी कड़ी कैसे जुड़ी हुई है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी, आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं कहीं से कोई और किसी ने मेहनत की है, कोई विजन आई है या कोई सिविल सर्विस क्राइम का कोई मैगजीन ले लूं या प्रतियोगिता दर्पण ले लूं और उससे पढ़ लूं, तो फिर वो स्पून फीडिंग है, फिर आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। फिर आप कोई छोटा मोटा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं लेकिन यूपीएससी नहीं होगा उससे क्वालिफाई। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हर 15 दिन में न्यूज़पेपर का रिवीजन करें, नोट बनाएं, रिवीजन करें और उसको हर 15 दिन में रिवाइज करें।
तब जाके आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और केवल करंट अफेयर्स नहीं बैठेगा, ये करंट अफेयर्स में जो रहता है वो पूरा सिलेबस यूपीएससी का कवर होता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैंने शुरू में क्या बोला, जैसा सिलेबस है वही इंपॉर्टेंट है इस पेपर में। तो जो यूपीएससी का सिलेबस है उसकी डिस्कशन करंट अफेयर्स में होता है, क्योंकि सिलेबस तो स्टैटिक नहीं है ना। सिलेबस क्या है, पॉलिटी है। पॉलिटी तो आज भी डिस्कशन हो रहा है, ज्योग्राफी का न्यूज़पेपर डिस्कशन होगा, इंटरनेशनल रिलेशन के न्यूज़पेपर में डिस्कशन होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़पेपर डिस्कशन होगा। तो जो भी सिलेबस है वो साल भर में उसकी न्यूज आएगी। तो आप जब साल भर का जब अपना रिवीजन करते हैं तो आप पूरा यूपीएससी का सिलेबस का रिवीजन कर देते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि जो चीजें इस साल भर में इंपॉर्टेंट हुई है वो ज्यादा आप उस पर फोकस करते हैं। और यूपीएससी को यही चाहिए। यूपीएससी के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं कि जो चीजें एक साल में जो इम्पोर्टेंट रही और वो आपके कोर्स का पार्ट है उसके ऊपर यूपीएससी सवाल पूछती। फॉर एग्जाम्पल, अगर नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो ये नहीं पूछेगी कि किसको नोबेल प्राइज दिया गया, वो कौन सी कंट्री का रहने वाला है, ये नोबेल प्राइज का टॉपिक क्या था, ये नहीं पूछेगी यूपीएससी। वो जो नोबेल प्राइज उसने जो चीज की रिसर्च किया है उसके ऊपर सवाल पूछेगी, वो जो आपके कोर्स का पार्ट है। या फिर क्या कहते हैं, और भी कोई जैसे ज्योग्राफी की कोई ये एग्रीमेंट हो गया एनवायरनमेंट के ऊपर, तो एनवायरनमेंट कौन सी कंट्री में हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, कितने लीडर थे, इसका प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब नहीं पूछेगी। ये सब के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है कि आप सबके नाम याद कर रहे हैं, वो पूछते ही नहीं है। वो तो ये पूछेंगे कि ऐसा एक पर्यावरण के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, तो उस एग्रीमेंट के अंदर जो हुआ है वो पूछेगी वो, जिसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। तो अगर आप न्यूज़पेपर को ऐसे रिवीजन करते 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 पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और सिलेबस जब आपका पूरा इस तरीके से कंप्लीट होगा तो आपका जो नॉलेज होगा वो करंट बेस्ड होगा, और यूपीएससी के सवाल भी करंट बेस्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप न्यूज़पेपर पढ़िए। और जो वर्ड ऑफ क्वेश्चन मेरा है कि विजन आईएएस, सिविल सर्विस टाइम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी जो अवेलेबल है मार्केट में, उससे ना पढ़ते हुए आप खुद का मैगजीन तैयार कीजिए, खुद के नोट्स तैयार कीजिए और उससे पढ़िए। उसके अलावा हर 15 दिन में बहुत जरूरी है आप लोग ऐसे लिखें, निबंध लिखें एक ऐसे टॉपिक पर जो उस 15 दिन में जो हॉट चल रहा है, उस 15 दिन में जो मोस्ट डिबेटेबल है, जिसमें चर्चा सबसे ज्यादा हुई है न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना चाहिए। और वो ऐसे लिखने के लिए पहले आपने उसकी रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करने के लिए अगर मैं इजी एक तरीका बताऊं तो ये है कि जो फ्रंटलाइन मैगजीन आती है, ऑनलाइन अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं है। फ्रंटलाइन मैगजीन में हर 15 दिन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आर्टिकल आता है, एक बड़ा आर्टिकल आता है 10 से 15 पेजेस का। फिर बाकी भी लोग उसमें 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज करके ऐसे 7 से 8 लोग एक ही टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं। उस टॉपिक को आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके 3 घंटे में बैठ के जल्दी जल्दी पॉइंट निकालिए, फिर थोड़ा इंटरनेट पे देखिए, या फिर कोई और टॉपिक को भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा उसका नोट्स निकालिए। और उसके बाद 3000 से लेकर 4000 वर्ड का ऐसे आप उस पर लिखिए उस टॉपिक के ऊपर। उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि सबसे पहले आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। और क्योंकि एग्जामिनेशन जो है अल्टीमेटली आप लिख कैसा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, मार्क्स उसी से आने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मार्क्स है वो मेन एग्जाम के हैं। प्रीलिम्स एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, उससे रैंक नहीं बनेगी, रैंक बनेगी मेंस एग्जामिनेशन पे। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके वो जो टॉपिक में आप लिख रहे हैं वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, वो पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा इन एंड आउट, क्योंकि आप खुद लिख रहे हैं, कोई और नहीं लिख रहा है। आप एक तरीके से दूसरों के आर्टिकल पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में से, तो खुद भी तो आपने लिखना चाहिए। आपको उनके लेवल तक जाना है ना। जो लोग न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो मेरे जैसे, आपके जैसे लोग हैं। हम कल पढ़ रहे थे, मैं 2013 में मैंने एग्जाम दिया, 14 मेरा क्वालिफाई हुआ, तब मैं पढ़ रहा था। आज मैं लिखता हूँ न्यूज़पेपर में, किताब में। तो हमको भी तो उनके जैसा बनना है ना, तभी तो हम क्वालिफाई करेंगे। तो हमने लिखना चाहिए, एटलीस्ट अपने घर में तो लिखना चाहिए। तो हर 15 दिन में एक अच्छे टॉपिक पे आपने निबंध लिखना चाहिए और रिसर्च करके लिखना चाहिए।
और दूसरी बात, जो बच्चे स्कूल में है, कॉलेजेस में है, अगर आपकी कोई भी मैगजीन आती हो तो आप लोग कृपया करके अपने स्कूल और कॉलेज की मैगजीन में जरूर लिखिए, या फिर कोई न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल लिख सकते हो तो जरूर लिखिए। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते तो आर्टिकल लिखिए अपने पास ही रख लीजिए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये है कि जो आपका एस्से का एग्जाम है, हर 15 दिन में अगर आप एस्से लिखते हैं तो एस्से का जो एग्जाम है उसमें इसमें से ये जो 15 दिन में आपने एस्से लिखे, जो मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक पे एस्से लिखा आपने, उसमें से अल्टीमेटली एस्से के एग्जाम में वही एस्से आ जाएगा। इसके बहुत हाई चांसेस है, एक्सट्रीमली हाई चांसेस है कि आपने जो एस्से लिखा उनमें से आ जाएगा। अब ये देखिए कितना अच्छा है, आप घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे आप एस्से लिख रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे, और फिर भी आपने जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपने लिखा है वही आ जाए एग्जाम में। इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यूपीएससी भी यही चाहता है कि आप घर में बैठ के पढ़ें, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप मेहनत से पढ़ें। और वो क्या करने वाले हैं, उनको भी करंट बेस भी पूछना है। आप तो 15 दिन, हर 15 दिन में इतना मेहनत करके अगर ऐसे लिख रहे हैं 3-3 हजार वर्ड का, तो वो कहां से लेके आएंगे क्वेश्चन? 3-3 हजार वर्ड का लिखेंगे तो उससे वही टॉपिक नहीं आएगा, तो उससे जुड़ा हुआ कुछ आ जाएगा, उससे थोड़ा सा सिमिलर आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। कम से कम 4 में से एक टॉपिक तो वो रहेगा ही रहेगा जो आपको सेलेक्ट करना है, आपने जो किया हुआ है। तो तीन फायदे रहेंगे, एक तो राइटिंग प्रैक्टिस, दूसरा आपका क्या कहते हैं जनरल स्टडीज की नॉलेज बढ़ेगी, तीसरा आपका एस्से भी वही आएगा, और चौथा आपका इंटरव्यू में भी आपको फायदा होगा क्योंकि आप उसको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज आप लोग कर लीजिए कि आप लोग पिछले 35 ईयर्स 35 साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आपके जनरल स्टडीज का भी और ऑप्शनल का भी। और एक और चीज है, थोड़ा मैं बताऊंगा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ। जनरल स्टडीज के भी 35 साल के, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने चूज किया है उसके भी 35 साल के, और जनरल स्टडीज में जो जो सब्जेक्ट हैं उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी 35 साल के, जो उसमें रेलेवेंट है। मतलब कि जैसे जनरल स्टडीज में हिस्ट्री है और आपका ऑप्शनल मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल के भी 35 साल के। ज्योग्राफी है जनरल स्टडीज का पार्ट, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल भी कीजिए। तो जनरल स्टडीज में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं, जनरल स्टडीज में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके जो ऑप्शनल पेपर है उनके भी लास्ट 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। अब तो बोलेंगे क्यों कीजिए, तो इसलिए कीजिए कि भाई ये करेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे बैठे हो जाएगा। इसमें मेहनत है, ऑफकोर्स मेहनत है, तो आसान बात नहीं है 35 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। अभी तो अच्छा है कि कम से कम अमेज़न पे किताब तो भी मिल जाती है, उसमें किताब भी मिल जाएगी 35 ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको मंगा लीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। आपको लगेगा 3 महीना 4 महीने तो पहले नहीं होगा। और ऐसा भी मत सोचिए कि आपको सब आएगा पहले से ही आप बस लिखे और बैठे और सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, किताब खोलनी पड़ेगी, इंटरनेट खोलना पड़ेगा, लेकिन फ्रूटफुल एक्सरसाइज है। और इतनी ज्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज है कि मैं आपको बताता हूँ कि इतनी ज्यादा फ्रूटफुल एक्सरसाइज है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, कॉलेज में भी दिया था, मैं पास आउट नहीं हुआ था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व किए थे। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर किए, इंटरनेट से देख के, किताब से देख के और अलग अलग जगह से। और जो जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं उसके ऑप्शनल भी किए। और 2013 में पैटर्न बदला था, जनरल स्टडीज के 2 पेपर से 4 पेपर हो गए थे। तो जब मैंने तब वो एग्जाम में देने बैठा तो मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो गया कि सारे के सारे क्वेश्चन मेरे पहले से पड़े हुए थे, टोटल क्वेश्चन। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कोई स्कूल का एग्जाम दे रहा हूँ कि मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ। और जो 2012 में मेरे को इतना गूज़बम्स आ गए थे, इतना डर चुका था मैं यूपीएससी एग्जाम से 2012 में जब मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, 2013 का जब मैं एग्जाम देने गया तो मैं पूरा ही सरप्राइज हो गया कि भाई ये चीजें पूरी की पूरी उसी में से थी। और वो सब चीजों को मैंने, जनरल स्टडीज की बात कर रहा हूं मैं ज्यादा, तो जनरल स्टडीज की सब चीजों को मैंने उसमें आंसर लिख भी दिया। और बाद में जाके मेरे इंटरव्यू में क्या कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, इंटरव्यू में मेरे मार्क्स एवरेज से कम आ गए, इसलिए सिलेक्शन मेरा हुआ जो ऑल इंडिया रैंक 180 से। लेकिन जनरल स्टडीज में जो मेरे मार्क्स थे
वो मेरे ऑल इंडिया रैंक 1 जो था उससे भी ज्यादा थे उस टाइम पे। वो इस वजह से कि मैंने 35 ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लिए थे। और उसके बाद 2013 का एग्जाम देने के बाद एक वो मेरा ब्लॉग है, ऑनलाइन ब्लॉग पे मैंने कुछ टॉपिक्स के बारे में लिखा था कि ये टॉपिक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी भी वो चीज है, उसको डेट भी आप नेट पे जाके देखेंगे तो उस डेट का वो डला हुआ है, 2014 के पहले का है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और वहां पे जाके क्वेश्चन आ भी गए और लोगों ने उसमें कमेंट भी डाला हुआ है कि आपने बताया था और क्वेश्चन आ भी गए और हमारा सिलेक्शन हो गया। इतना ज्यादा इंसाइट रहेगा उसमें 35 मिनट से क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोग 35 मिनट से क्वेश्चन पेपर जरूर कीजिए और आपका ऐसे जरूर लिखिए टाइम टू टाइम, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। इसके साथ साथ अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो आपका जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है तो आप 3 महीना जो 4 महीने का जो टाइम रहता है उसमें आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ पे भी आपको अवेलेबल है। लेकिन इम्पोर्टेंट दोबारा तो मैं बोलता हूँ ये नहीं है कि कोई और आपको एसेस करे, कोई और आपको मार्क्स दे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप खुद को एसेस करें। मैं आप एक हास्यास्पद किस्सा बताता हूँ आपको। मेरे तो फादर का जब मैं तैयारी कर रहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ कॉलेज में, सेकंड अटेम्प्ट में फादर दिल्ली में ही रहते थे, तो मैंने तैयारी तो खुद से की लेकिन टेस्ट सीरीज देने के लिए मैं दिल्ली में चला गया। तो फिर मैं टेस्ट देने गया, वो क्वेश्चन के आंसर वो वाजीराम एंड रवि वहाँ पे कोचिंग है, तो 250 नंबर में तो उसने मेरे को 120 नंबर दे दिया। मुझे लगता था ये टीचर क्या बेवकूफ है क्या, मेरे को 120 नंबर दे रहा है। मैं खुद ही बोलता था कि मेरे 120 नंबर इसमें आ ही नहीं सकते, ये मेरे को 250 में से 120 दे रहा है, आएंगे ही नहीं जो मैंने आंसर लिखा है। तो वो लेवल ऑफ असेसमेंट था, मैं खुद को असेस कर रहा था, टीचर को बोल रहा था कि तुमने मेरे को गलत नंबर दिए, इसमें मेरे को आपको 60 नंबर देने चाहिए थे, तुमने मेरे को 120 कैसे दे दिए। तो आपको खुद को एसेस करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते भी हैं तो आपने खुद को एसेस करना है। कैसे एसेस करेंगे, धीरे धीरे ये करते करते आपको आ ही जाएगा। आप 35 ईयर से क्वेश्चन पेपर लिखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे एसेस करना है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। बेसिक मैंने आपको बताया, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप लोग सेलेक्ट करते समय थोड़ा ध्यान दीजिए। मेरी ऐसी जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपके जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, वो अगर यूपीएससी के ऑप्शनल में है तो आप उसको लीजिए। नहीं है तो बस मेरा सजेशन है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कि अगर आप लिटरेचर सब्जेक्ट लेते हैं, हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर या जो भी आपकी मातृभाषा है, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से 10% ज्यादा रहते हैं। तो आप लिटरेचर सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा वेटेज दे सकते हैं अगर आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो यूपीएससी में नहीं है तो। अदरवाइज आप उसी को लीजिए। बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशन जो है बहुत बड़ा है, 1 साल तक एग्जाम चलता है, 1 साल तक आपकी तैयारी चलती है, तो कुल मिला के 2 साल हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है पेशेंस की। पेशेंट रहना बहुत जरूरी है, सब्र रखना बहुत जरूरी है कि एग्जाम की जब भी आप तैयारी करते हैं बहुत सारे लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, या फिर आप डीमोटिवेट आपको एनवायरनमेंट ही कर देगा आसपास का। बहुत सारी चीजें हैं डीमोटिवेट करने वाली। तो डीमोटिवेट नहीं रहने के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। लोग बहुत सारी चीजें डीमोटिवेट होते हैं। कभी मौसम ठंडा हो जाए तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि ठंड हो रही तो डीमोटिवेट हो गए कि अभी तो पढ़ेंगे कैसे, कोई सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। कोई लोग पहाड़ी में रहते तो पहाड़ में रहते रहते डीमोटिवेट हो जाते हैं। कभी क्रिकेट मैच देखते तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, बोले वो इतना अच्छा खेल रहा है, मैं तो 30 साल का हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। ये सब डीमोटिवेशन से बचना बहुत जरूरी है। तो डीमोटिवेशन से बचना है और पूरे उत्साह के साथ पढ़ना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। और क्लियर कैसे होगा, आप खुद को क्लियर कर सकते हैं, खुद ही क्लियर कर सकते हैं खुद को। सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सब चीजें अवेलेबल है मोबाइल पे, इंटरनेट पे। बट आपको अपना प्लान बनाना है। प्लान आप बनाइए, उस प्लान को आप फॉलो करते जाइए। आप डेली अपने प्लान को फॉलो करेंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। आपके अंदर ये उत्साह रहेगा कि मैं खुद के प्लान को फॉलो कर रहा हूँ और ये रास्ता मेरे को उधर तक लेके जा रहा है, ये रास्ता मेरे को दिख रहा है। रास्ता नहीं दिखेगा तो डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर कहीं और भागेंगे, किसी और की तरफ जाएंगे और समय खराब करेंगे। जैसे मैंने बताया कि 15 दिन पहले मेरे से स्टूडेंट आके मिला जो पुणे में पढ़ रहा था। उन्होंने मेरे को बोला कि समय नहीं मिला मेरे को, तो मैंने उनको यही बोला कि समय नहीं मिला तो यहीं पे आप रह लेते, फिर वहां का समय खराब करने गए थे। तो उनको रास्ता नहीं मालूम था। आप रास्ता और रास्ता जैसे मैंने बताया वो ठीक है, लेकिन आपको रास्ता खुद एक बनाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी पड़ेगी।
खुद आपको वो स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। और उस रास्ते पे आपको पूरे, ये भी जरूरी है केवल बना लेने से नहीं होगा, जान लेने से नहीं होगा, वो करना भी पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि 35 साल के क्वेश्चन पेपर करने हैं तो केवल बोल देने से नहीं होने वाला, वो करना पड़ेगा। वो करेंगे तो फायदा है, केवल क्वेश्चन पढ़ लेने से नहीं है। जैसे हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज में हम लोग क्या करते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले तो नहीं, उसी दिन पढ़ते थे जिस दिन एग्जाम है। सुबह को जैसे मान लो 9 बजे एग्जाम है तो 7 बजे पढ़ते थे, फिर क्वेश्चन पेपर देखते थे। उसमें हम लोग देखते थे कि नहीं ये क्वेश्चन तो हो जाएगा तो क्यों लिखना, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये हो जाएगा फिर ये हो ही नहीं सकता, तो अल्टीमेटली हम लोग 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते थे। ऐसे नहीं करना है, आपको अपने हाथों से लिखना है। उसमें अगर आप लोगों ने, किसी ने भी 3 महीने से पहले अगर अपने 35 साल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए तो फिर आपने मतलब सही से नहीं किए। 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे सॉल्व करने में, तो उस तरीके से कीजिए। और जो भी आप लोग प्लानिंग करते हैं उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तो आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे। आप कहीं भी रह रहे हो, किसी भी स्थान में रहते हो, किसी भी गांव में रहते हो, वहाँ बिजली आती हो चाहे नहीं आती हो, वहाँ लाइब्रेरी हो चाहे नहीं हो, आपको बस जरूरत है आपको टेबल की, कुर्सी की और आपकी किताबों की। आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपको किसी को अगर कोई डाउट है तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, अदरवाइज मैं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।